जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह ओवंसी नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। फिर से वो लाइट 1 लाइट 2 की क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। लास्ट लेक्चर में मैंने मिरर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में भी हम लोग मिरर के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है और इसके सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को रखा गया है। तो हमको बताना है इसका आवर्धन कितना होगा, लेंस जो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है वो कितना होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। इंग्लिश में सुनिएगा। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, an object is kept in front of it at 100 centimeter distance having height 10 centimeter. Then find out the magnification produced by the mirror and position of image, nature of image and the height of image. ये सब चीज हमको पता करनी है इसके बारे में। ठीक है जी। हमें दिया फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की प्लस 100 सेंटीमीटर हो गई। U दिया है ऑलवेज नेगेटिव माइनस 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, ये माइनस 100 और H1 दिया है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है V कितना हुआ, M कितना हुआ और H2 कितना हुआ। ये सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले M निकालते हैं, F अपॉन F माइनस U। तो M निकालेंगे, F है 100 अपॉन 100 माइनस 100। तो M इक्वल्स हो गया 100 अपॉन 200, बोले तो 1/2। मैग्निफिकेशन आ गया प्लस 0.5 या 1/2। ये इसका मैग्निफिकेशन आ गया। नाउ अब मैग्निफिकेशन के बाद नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे हम लोग। M इक्वल्स होता है H2 अपॉन H1। M आ गया अपना कितना, प्लस 1/2 इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो H2 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं मिलती। दैट्स व्हाई हमारा आंसर कितना आएगा, उससे कम ही आएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम ही आएगी इमेज की हाइट। ठीक है जी। चलिए अगली चीज देखते हैं। M इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। हमें V निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज आती है वो कितनी आती है, फोकल लेंथ के बराबर। यानी आंसर अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे तो रखा नहीं है, कहाँ रखा है 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो इतना पक्का है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगी वो आएगी फोकस से भी कम वाली। चलिए देख लेते हैं। M कितना आया है 1/2। ठीक है जी। 1/2 इक्वल्स टू माइनस V अपॉन माइनस 100। तो माइनस से माइनस गया, V इक्वल्स टू 100/2 इक्वल्स टू प्लस 50 सेंटीमीटर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड दी मिरर बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी एंड डिस्टेंस कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, जो कि फोकस से कम है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी है। अब इसमें देखें हम लोग, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी, इसलिए माइनस 30 ले लिया। तो अब फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है जब दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो, 3 गुना हो। ठीक है जी। व्हेनेवर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 3 टाइम्स। ठीक है। तब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति क्या होगी हमको पता लगाना है। अब ये मैग्निफिकेशन जो है इट मे बी वर्चुअल, इट मे बी रियल। तो दोनों कंडीशन हमको निकालनी पड़ेगी, रियल एंड वर्चुअल वाली। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अदरवाइज 2 ऑप्शन होंगे, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन में दोनों करके देखना पड़ेगा। जो आंसर मैच करेगा वो आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। तो चलिए, मैग्निफिकेशन दिया है प्लस माइनस 3, हमने दोनों लिख लिए। क्यों लिख लिए प्लस माइनस 3, इट मे बी रियल, इट मे बी वर्चुअल। तो दोनों के लिए हमको करना पड़ेगा। ठीक है। फोकल लेंथ दी हुई है। चलिए U निकालना है हमको। तो M इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस U। ठीक है जी। तो पहले प्लस ले लो, वर्चुअल वाला ले लो। प्लस का के लिए होता है आभासी के लिए, वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन वर्चुअल के लिए प्लस होता है। प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन माइनस 30 माइनस U। 3 से गया 10 बार, माइनस 30 माइनस U इक्वल्स टू -10। तो -u इक्वल्स टू -10
प्लस 30, तो ये इक्वल्स टू आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर। ये आ गया कौन सी कंडीशन है, वर्चुअल वाली कंडीशन में। एंड फॉर रियल वास्तविक के लिए m कैसा आएगा, -3, तो m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, m की वैल्यू रख दो -3 इस बार, क्योंकि रियल देख रहे हैं। -3 इक्वल्स टू -30 अपॉन -30 माइनस यू। माइनस से माइनस गया, 3 से 10 बार गया, -30 माइनस यू इक्वल्स टू +10, तो माइनस यू इक्वल्स टू 40, तो यू इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग कंडीशंस आएंगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। ये मिरर की अगली कंडीशन हो गई, अगला क्वेश्चन हो गया कॉनकेव मिरर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is kept in front of a concave mirror, is kept in front of a concave mirror on principal axis in such a way that its one end touches to the image and the image is elongated, then find out the magnification produced by the mirror। एक दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ f है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है। इसके सामने f/3 लंबाई की वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, लेटी हुई है ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से रखी है कि उसका बड़ा प्रतिबिंब उसके वस्तु के एक सिरे को टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक है जी, तो बताइए प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। एक f/3 लंबाई की वस्तु थी जो मुख्य अक्ष के समांतर लेटी हुई थी। इस प्रकार लेटी थी कि इसका एक बड़ा प्रतिबिंब, एलोंगेटेड प्रतिबिंब मिलता है जो इसके एक एंड को, वस्तु के एक सिरे को टच करता है। ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें आवर्धन बताना था, आवर्धन कितना हुआ इस दर्पण द्वारा वो हमको बताना था। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डायग्राम में देखिएगा, हमने रखा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ टच करती है एक दूसरे को, वेन एवर दे आर केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वो वक्रता केंद्र पर रखी होती हैं तभी वो ऑब्जेक्ट इमेज को टच करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो वो कंडीशन में देखिए हमने वक्रता केंद्र पर रखा है, ये सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2f। तो हमको एक एक डिस्टेंस मिल गया, ये u1 मिल गया कितना, 2f माइनस f/3। ऑब्जेक्ट की साइज घटा दो तो u1 कितना मिल जाएगा, 2f माइनस f/3 घटाया कितना आया, u1 आया -5f/3। u2 क्लियर है, u2 कहाँ पर है, इसका एक सिरा ये रहा, ये सिरा है u1 वाला, ये सिरा है u2 वाला। ठीक है ना, ये u2 वाला है तो ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v1। तो v1 हमको निकालना है, v2 हमको पता है कितना है, 2f है, तो v2 कितना आ गया, 2f है, ये -2f, v1 हमको निकालना है। ठीक है जी, तो हमने इस तरह से सारी चीजें क्लियर कर ली कि u1 कितना है, u2 कितना है, v1 कितना है, v2 कितना है, ये सारी चीजें देख ली। तो हमने दर्पण सूत्र लगाया, दर्पण सूत्र 1/v1 + 1/u1 = 1/f। फोकस दूरी 1 और 2 कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी एक ही रहेगी। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं 1/v1 + 1/u1 कितना है, -5/3। u2 तो हमको पता है, u1 भी पता है हमको निकालना है v1। तो इसकी वैल्यू रखी और ये हमने रखा यहाँ पर, ये माइनस में है, उस साइड जाकर ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। एलसीएम लेना आता नहीं है, ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, नीचे का जो भी उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर -f से माइनस हो गया, 5f एकम 5f, पहाड़ा 5f का आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़े हैं, आपने पहले नहीं पढ़े होंगे वाले टेबल वाली 1 2 3 ऐसी उनमें पढ़ी है, 2 की पढ़ी है, 3 की टेबल पढ़ी है, लेकिन ये 5f की टेबल है। 5f की टेबल एक बार पढ़ी, 5f एकम 5f, फिर 5f से 5f में कितना जाए, -f इंटू 3 बार पढ़ा, कितना आया, -3f। रख दी वैल्यू, काटा, सॉल्व किया, कितना आया, v1 = -2.5f आ गया। ठीक है, अब v1 आ गया, v2 हमको पता है कितना है, v2 किधर गया, ये रहा -2f। तो हमें साइज ऑफ इमेज निकालिए, साइज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो देखना है। तो साइज ऑफ इमेज v1 - v2 कर दिए, ज्यादा में से कम को घटाया, कितनी आ गई, -f/2। अब मैग्निफिकेशन निकालें, कई बार तो क्वेश्चन इतना ही आता है, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो वो हमारा डायरेक्ट यहीं पे आ गया f/2। लेकिन अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, आवर्धन पूछा, तो आवर्धन के लिए आप लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा -3/2 यानी -1.5। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इमेज उल्टी है, वास्तविक है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है जी, तो हमारे आंसर आ गया मैग्निफिकेशन का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज ए सेविंग मिरर। एक व्यक्ति के पास एक दाढ़ी बनाने का दर्पण है, मिरर है, ठीक है जी। तो जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 0.2 मीटर। एक मिरर है सेविंग करने का, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर ऐसा बोल सकते हैं। प्लस माइनस क्या है वो तो अपन डिसाइड करेंगे, समझ के डिसाइड करेंगे। एक व्यक्ति जिसके पास एक सेविंग मिरर है, दाढ़ी बनाने का दर्पण है, वह उसे अपने फेस के सामने कहाँ रखे, वेयर द मिरर शुड बी होल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज फेस सो दैट इट्स 2 टाइम मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उस व्यक्ति को उसकी 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई दे, जिसमें कि वो आसानी से सेविंग कर सके। ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इमेज कैसी मिलनी चाहिए जिससे कि वो जो सेविंग आराम से कर सके। तो सेविंग करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो क्लियरिटी, एक साइज एनलार्ज होना चाहिए। और आप सीधे हैं तो आप सीधे ही दिखना चाहिए, जैसे मैं हूँ। अगर मैं सेविंग करूँ तो मैं कैसा दिखना चाहिए, सीधा कि उल्टा? सीधा। क्यों? क्योंकि मैं वही सेविंग कर रहे हैं, और उल्टे दिखेंगे तो आप ढंग से सेविंग नहीं कर पाएंगे, आप यही दिखते रहेंगे कि है क्या ये, आप उल्टे क्यों दिख रहे हैं। तो बेटर है हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की 6th पोजीशन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु को, यानी अपना फेस वहां लाएंगे, उनके बीच में रखेंगे, तो आपके वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा जो वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ कितनी लिख देंगे यहाँ पर, 20 की जगह -20, ठीक है जी। ये फोकल लेंथ है। और मैग्निफिकेशन कितना है, 2 गुना, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो ये वर्चुअल होना चाहिए, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब आवर्धन कैसा है, 2 गुना। तो व्यक्ति को सीधा दिखना चाहिए, आभासी सीधा दिखेगा तो क्या होगा, एम क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक है जी। अब हमको यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन यही था बस। तो एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ क्या हुआ, -u। तो एम कितना है, +2 इक्वल्स टू फोकस कितना है, -20 अपॉन -20 माइनस यू, 2 से गया -10, -20 माइनस यू इक्वल्स टू -10। तो -u इक्वल्स टू -10 + 20, तो u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। यानी इसको फोकस के अंदर ही रखना पड़ेगा, फोकस और प्रकाशीय जो ध्रुव होता है उसके बीच रखना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी मैग्नीफाइड इमेज जो है 2 टाइम्स मिलेगी, यानी वर्चुअल इमेज मिलेगी। अगर आपको मिरर की सारी कंडीशन याद हैं, डिफरेंट पोजिशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कर्व मिरर्स, वक्र दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, अगर वो याद हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग आगे है, तो ये कुछ दर्पणों पर आधारित क्वेश्चन हो गए, मिरर्स पर आधारित क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन, इस पर आधारित क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। और मेनली इस पर क्वेश्चन जो आते हैं स्नेल के नियम पर आते हैं, क्रिटिकल एंगल पर आते हैं, TIR पर आते हैं। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवाए भी थे, ठीक है जी। कैसे करते हैं, आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, क्वेश्चन है पहला, इफ ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, एक प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गमन कर रही है, तो उसके आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध ज्ञात कीजिए। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो वो देखना है हमको। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल है, ऑप्शन आएंगे आपके। पहला ऑप्शन आ गया I इक्वल्स टू R, दूसरा आ गया I ग्रेटर देन R, तीसरा आ गया I लेस देन R, और चौथा आ गया ऑल। कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, सिंपल सा है, लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, व्हेनेवर लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गमन करती है, रेयर से डेंसर माध्यम में जाती है,
तो जो है अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब देख सकते हैं आप, अविलंब की ओर झुकेगी, ये अविलंब से दूर है, अविलंब की ओर झुके मतलब ये वाला एंगल कम, ये वाला एंगल ज्यादा। सो हमें रिजल्ट मिलेगा एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, सो आवर आंसर विल बी सेकंड। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, उसको देख लेते हैं। अब उल्टा दे दिया, उल्टा क्वेश्चन क्या दे दिया कि इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अब की बार थोड़ा दूसरा तरीके से अपन चेंज करते हैं, ऑप्शन भी चेंज कर देंगे, थोड़ा और ड्रामेटिक तरीके से लेते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो उसके आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः θ1 एवं θ2 हैं। Then their angle of incidence and angle of refraction are θ1 and θ2 respectively. Then find out the relation between θ1 and θ2. तो θ1 एवं θ2 में संबंध ज्ञात कीजिए यदि सघन माध्यम में आपतन कोण θ1 है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण θ2 है। तो देखिएगा ऑप्शन आ गए, ए ऑप्शन आ गया θ1 इक्वल्स टू θ2, बी ऑप्शन आ गया θ1 ग्रेटर देन θ2, सी ऑप्शन आ गया θ1 लेस देन θ2 और डी ऑप्शन आ गया नन या ऑल ऑफ देम, जो भी आ गया, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी आ गया। तो हमें याद है कि व्हेनेवर लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल दिया है θ1, ये एंगल दिया है θ2। तो क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है, वो लाइन अगर याद है स्टार्टिंग की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, θ2 ग्रेटर देन θ1। सो θ2 ये है θ1 ग्रेटर देन, ये θ2 ग्रेटर देन θ1, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की वैरायटी देखते हैं और थोड़ी और आगे चलती है, थोड़ा मिक्स रहेगा, रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। तो देखिएगा क्वेश्चन सुनिएगा, ए लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन t1 टाइम, डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन है, ए लाइट रे ट्रेवल x डिस्टेंस इन t1 टाइम इन एयर while in a medium it travels 10x distance in t2 टाइम। ये कहां पर, एक मीडियम में एक प्रकाश किरण t1 समय में वायु में x दूरी तय करती है, जबकि वही प्रकाश किरण माध्यम में t2 समय में 10x दूरी तय करती है, ठीक है ना, यानी 10x दूरी तय करने में t2 समय लेती है, सभी बोल सकते हैं। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी उस मीडियम के लिए। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा इस युग्म के लिए, इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है आपको। सिंपल है, एयर में ये दिया है, ठीक है जी, और मीडियम में ये दिया है, क्लियर है। तो हम देखते हैं, ये डिस्टेंस दी है, टाइम दिया है, तो सी एयर क्या लिखेंगे हम लोग, सी एयर है, जैसे टाइम है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन वेलोसिटी होता है, और सी मीडियम अपने को पता है क्या होता है, तो अपन इससे निकालेंगे। इसमें हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है, आई सी या थीटा सी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा काय का, पहले तो म्यू निकालने के लिए। अगर म्यू पता है तो हम आराम से निकाल सकेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ठीक है जी, ये होता है थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम देख लेते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक लगा दिया, t1 इक्वल्स टू x अपॉन सी एयर एंड t2 इक्वल्स टू 10x अपॉन सी माध्यम, ये सेकंड लगा दिया, ठीक है जी। ये हो गया t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वायु में चाल, t2 इक्वल्स टू 10x अपॉन माध्यम में चाल, ये रख दिया फॉर्मूला। एंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, सो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू x अपॉन सी एयर यानी सी वायु
और इधर जाएगा 10x अपॉन c मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, c मीडियम, x से x गया, c मीडियम ऊपर पहुंच गया, तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू आ गया, ये c मीडियम ऊपर पहुंच गया, c मीडियम अपॉन c एयर यानी c वायु, और ये 10 इधर आ गया। ठीक है जी, चाहो तो 10 को इधर ले जाओ तो आ जाएगा 10 T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू c माध्यम बटा c एयर। ठीक है ना, c मीडियम अपॉन c एयर, मतलब c माध्यम में बटा c वायु में। अब ये चीज आ गई हमारे पास। हमको पता है c माध्यम क्या होता है, c एयर बटा म्यू, माध्यम में प्रकाश की चाल म्यू गुना कम होती है। इन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन एयर। तो हम जैसे ये वैल्यू रखेंगे c मीडियम इक्वल टू c एयर, ये c मीडियम इक्वल टू c एयर अपॉन म्यू होता है, तो c मीडियम अपॉन c एयर इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन म्यू। इसकी वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। c मीडियम अपॉन c एयर में रखा तो क्या आ गया 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू आ गया 10 T1 अपॉन T2। ठीक है जी, अब 1 अपॉन म्यू ये रहा। ठीक है, ये 1 और 2 हो गई थी, इसकी इक्वेशन 3 की वैल्यू रख दो कहाँ पर, इस 1 अपॉन म्यू रख दो, तो थीटा c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू कितना होता है 10 T1 अपॉन T2, तो 10 T1 अपॉन T2, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2। ये वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन म्यू की डायरेक्ट वैल्यू वहां से रख दी, आपका आंसर आ गया 10 T1 अपॉन T2। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से वायु में गमन करती है। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर, प्रकाश किरण सघन से वायु माध्यम में गमन करती है, सघन माध्यम है। एंड द डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इज √2, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है √2 है। देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपतन कोण का मान क्या हो कि प्रकाश किरण बाहर निकल जाए उस माध्यम से। देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रे इमर्ज आउट, हमें दिया है म्यू कितना दिया है √2 डेंसर मीडियम का। रेयरर मीडियम क्या है एयर, यहाँ से एयर में जा रही है प्रकाश किरण, ठीक है ना, एयर में जा रही है। तो हमको बताना है कि डेंसर मीडियम में जो है रे ऑफ लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो जिससे कि रे ऑफ लाइट इमर्ज आउट हो जाए, मतलब दूसरे माध्यम में पहुंच जाए। ठीक है जी, यानी TIR ना हो। तो TIR ना होने की शर्त यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो तभी वो बाहर निकलेगी, क्योंकि व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब तक वैल्यू जो है TIR ना हो, TIR ना होने की शर्त क्या होती है, ये होती है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो ये हो गया थीटा, इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होनी चाहिए। तो TIR ना होने की शर्त कितनी है, थीटा लेस देन थीटा सी, तो साइन थीटा लेस देन साइन थीटा सी। तो साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा लेस देन साइन थीटा सी कितना है, थीटा साइन थीटा सी होता है 1/μ। तो साइन थीटा लेस देन 1/μ की वैल्यू कितनी है डेंसर मीडियम की √2 दी हुई है। तो थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है 45, तो थीटा लेस देन 45 डिग्री, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और वो एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसका आपतन कोण अगर 45 से कम है तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट इमर्ज आउट हो जाएगी, दूसरे माध्यम में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, यानी TIR नहीं होगा अगर उसका एंगल 45 डिग्री से कम है। और अगर 45 डिग्री के बराबर है या उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बराबर पे यहाँ से जाएगी और ज्यादा होने पे TIR हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन और लेके हम अगले लेक्चर में आएंगे जिसमें हम लेंस को भी इंक्लूड करेंगे और इसके बाद आगे प्रिज्म की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।